शुरुआत करते हैं पंजाब के लुधियाना से। आज एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां पर ग्यासपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई। 14 से 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उसमें महिलाएं और 10 से 13 साल के बीच की उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में मौजूद एक इमारत में मिल्क बूथ से सुबह जो भी दूध लेने गया वो बेहोश हो गया। से वहाँ खड़ा होने के बाद ऐसे लग रहा है जमीन के अंदर से कोई गैस निकल रही है, सांसें बंद हो जाएगी। नीचे से गैस हाँ, नीचे से लग रही है, निकल रही है वहाँ। बताया गया कि इसी इमारत के आसपास गैस रिसाव हुआ, जो वहाँ तेजी से फैलता चला गया। इस दौरान जो भी वहाँ इस गैस की जद में आया वो बेहोश हो गया। सुबह करीब 7:15 बजे हुई इस घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन को मिली तो वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे का पूरा इलाका सील कर दिया गया। साथ ही बेहोश लोगों को फौरन एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इस इमारत के आसपास के 300 मीटर के दायरे में जितने भी घर और ढाबे थे वहां कई लोग बेहोशी की हालत में मिले। इन लोगों को समय से अस्पताल पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया, लिहाजा मौके पर फौरन एनडीआरएफ समेत कई दूसरी टीमों को बुलाया गया, जो लोगों के सर्च ऑपरेशन और जहरीली गैस की जानकारी जुटाने में लग गई। इस काम के लिए पुलिस ने ड्रोन की भी मदद ली, जिससे पूरे इलाके पर नजर रखी गई और सर्च ऑपरेशन चलाकर आसपास की इमारतों से हादसे के शिकार हुए लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हालात बिगड़ते देख एनडीआरएफ ने मास्क पहनकर मोर्चा संभाला और बेहोशी की हालत में मिले लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस दौरान पूरे इलाके को सील कर दिया गया और किसी को भी वहां आने जाने की इजाजत नहीं थी। तो पता लगा कि मेरे घर का आदमी 5 बेहोश है। कितने आदमी? 5 आदमी बेहोश है। हाँ। तो आसपास के लोगों को भी चढ़ गई है गैस? हाँ, लोग जितने वहाँ पर सब सारे को चढ़ी हुई। ये जहरीली गैस कौन सी थी और इसका रिसाव ठीक किस जगह से हुआ, इसकी सटीक जानकारी जुटाने के लिए वहां कई मशीनें भी मंगवाई गई। लेकिन शुरुआती जांच में इस बात का पता नहीं लग पाया कि गैस कौन सी थी और उसके रिसाव की वजह क्या थी। प्रशासन ने अपनी जांच को इस आधार पर आगे बढ़ाया कि वहां किसी जहरीले केमिकल को किसी सीवर में डाल दिया गया, जिससे ये जहरीली गैस बनी और हवा के साथ साथ पूरे इलाके में फैलती चली गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये बताया गया किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है तो वो उसने इम्पैक्ट किया है। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में गैस की बदबू सीवरेज गैस जैसी ही पाई गई। The manholes ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ NDRF is engaged in the process of extracting samples. ਇਹ samples for various kind of chemicals test करवाए जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ थोड़ी ज़्यादा information आएगी। इस दौरान प्रशासन ने लोगों को इस बात का भरोसा दिया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लुधियाना के ग्यासपुरा इलाके में गोयल किराना स्टोर के पास जहां गैस लीक होने की जानकारी मिली वहां लोगों की मौत ज्यादा हुई है। इलाके के लोगों ने बताया कि वहां 2 परिवार ऐसे थे जिसमें कोई नहीं बचा। जो लोग गैस रिसाव के समय सो रहे थे वो फिर नहीं उठे। आरती क्लिनिक के नाम से उनका फैमिली में कोई बचा नहीं है, सुनने में आसार आ रहा। और जैसे गोयल किराना वाले हैं इनके भी फैमिली में शायद एक लड़का इनका ठीक है, अभी सांस वगैरह ले रहा है, बाकी फैमिली के बारे में अभी नॉलेज नहीं है। वहीं इलाके के लोगों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। यहाँ पे हमने 2 बंदों को ले आए और दोनों बंदे की डेथ हो गई। जिनको लेके आए थे वो बेहोशी हालत में आए थे, उनका शरीर ढीला पड़ गया था, नीला रंग का पड़ गया था। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। लुधियाना में आज जो बड़ा हादसा हुआ वो देश के इतिहास में गैस लीक की पहली घटना नहीं है। गैस लीक की सबसे बड़ी त्रासदी वर्ष 1984 में भोपाल में हुई। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ और 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल गैस कांड दुनिया की बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। 27 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में गेल गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। जून 2014 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मौजूद भिलाई स्टील प्लांट में गैस लीक होने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। 15 मार्च 2017 के दिन कानपुर में एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस लीक होने से 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह से 9 अक्टूबर 2018 को भिलाई गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल 2018 में पटियाला में अमोनिया गैस रिसाव की वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
2018 में ही कानपुर के करीब उन्नाव में गैस लीक हुई और 3 लोगों की यहां जान चली गई। इसके बाद 7 मई 2020 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मौजूद एलजी पॉलीमर्स केमिकल प्लांट में गैस रिसाव हुआ, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, करीब 1000 लोग बीमार पड़ गए। महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी इलाके में शनिवार को गिरी इमारत के मलबे में दबने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं अब भी कुछ लोगों के इमारत के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी बात यह है कि हादसे के 20 घंटे बाद जब एक शख्स को वहां से एनडीआरएफ की टीम ने जिंदा निकाला तो खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जिंदा निकाले गए शख्स को फौरन ऑक्सीजन लगाई गई और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद पीड़ितों का हाल जानने खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल पहुंचे, हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही अधिकारियों को सभी जर्जर इमारतों के निरीक्षण के आदेश दिए। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के आज 100 एपिसोड पूरे हो गए। जैसे ही सुबह घड़ी पर 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो गया, जिसे आज देश विदेश में लाखों करोड़ों लोगों ने सुना। मन की बात का 100वां एपिसोड इसीलिए भी खास रहा क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस मेगा एपिसोड में उन सभी बातों का खुलासा किया जिसकी वजह से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री के बेहद करीब है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात कार्यक्रम का पहली बार प्रसारण साल 2014 में दशहरे के दिन शुरू हुआ था, लेकिन आज जब 100 एपिसोड पूरे हुए तो प्रधानमंत्री उस खास पल का जिक्र करना नहीं भूले। 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ये समय समय पर 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसी बातें बताई जिसका जिक्र उन्होंने अभी तक 99वें एपिसोड में नहीं किया था। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान वो कई बार भावुक भी हुए, जिसकी वजह से कई बार मन की बात कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है वो सभी हमारे हीरो हैं। वैसे तो हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, लेकिन आज 100वें एपिसोड को सुनने के लिए केवल देश में ही नहीं दुनिया में भी लोग टीवी और रेडियो के सामने बैठे नजर आए, जिसकी भावुक कर देने वाली एक तस्वीर न्यूजीलैंड से सामने आई। यहां एक दादी मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को अपने हाथों से छूती दिखी। 7 समंदर पार बैठी ये दादी मन की बात को सुनकर अपने इंडिया और प्रधानमंत्री पर इतना गर्व करने लगी कि जब उन्हें बोलने के लिए माइक दिया गया तो वो खुद को रोक नहीं सकी और 7 समंदर पार न्यूजीलैंड की धरती से ही प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे दिया। धन मन की धन दे सुखी रहो। वहीं एक दूसरी तस्वीर लंदन से भी सामने आई। यहाँ इंडिया हाउस में मन की बात को सुनने के बाद भारतीय समुदाय के लोग बेहद उत्साहित दिखे। I think it was fantastic. I'm an early morning person. So waking up at 4 in the morning, getting ready and coming here. But it also motivates the youngsters.
भारतीय समुदाय के लोगों ने मन की बात कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के लिए मदरसों में भी खास तैयारी की गई। अकेले यूपी में इस बार 300 जगहों पर मदरसों और ईदगाहों में मन की बात सुनाई गई। और लखनऊ के इरफानिया मदरसे में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। लखनऊ का खास इलाका है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इरफानिया मदरसा है जहां पर आप देख सकते हैं मन की बात इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की प्रसारित की जा रही है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ ही जो उनके अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं और जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मन की बात सुनकर लोग इतने उत्साहित थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और यहाँ तक कह दिया कि जब से मोदी जी आए हैं मुसलमानों का विकास हो रहा है। मोदी योगी जो लगातार बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके विकास के लिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? तो हो रहा ना हम लोगों का, तभी तो हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं मोदी जी। कोई सवाल अगर आपके मन में हो कभी प्रधानमंत्री से आप पूछना चाहेंगे? जी, प्रधानमंत्री से ये पूछेंगे कि भाई इतना स्टेमिना कहाँ से लाते हैं, कितने इतने घंटे काम करते हैं और बिल्कुल नहीं थकते हैं। वहीं मुंबई के भी 22 से ज्यादा मदरसों में मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हुआ। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने पर आज दुनिया भर से बधाइयां आने लगी और दुनिया के टॉप 10 रईस में शुमार और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और अपने ट्वीट में लिखा कि मन की बात ने स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े अन्य मुद्दों पर समुदाय के नेतृत्व वाली कार्रवाई को उत्प्रेरित किया है। वहीं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर एक सैंड आर्ट बनाया और रेत पर मन की बात कार्यक्रम का चित्र बनाकर प्रधानमंत्री मोदी को खास अंदाज में बधाई दी। मन की बात कार्यक्रम को आज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह स्क्रीन लगाई गई थी ताकि आम लोग मन की बात कार्यक्रम को सुन सके और मोदी जी के विचारों को अपने जीवन में उतार सके। अमेरिका के न्यू जर्सी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मन की बात सुनी। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मन की बात सुनती नजर आईं। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी नेताओं के साथ मन की बात सुनी। वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार रोककर मन की बात सुनते नजर आए। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मन की बात सुनी। वहीं फिल्मी जगत के कई बड़े सितारों ने भी मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने पर खुशी जताई। ये 100 अंक दिखने में बड़ा साधारण लगता है, लेकिन ये असाधारण उपलब्धि है। ये एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सिर्फ देश के विकास के मुद्दों को उठाया, लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। मन की बात के अब तक के 100 एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेरणा देने वाली 730 सच्ची कहानियों का जिक्र किया है, जिससे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में 307 बार महिला सशक्तिकरण की बात की है, 52 बार स्वच्छता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, 30 बार योग का जिक्र किया है, सेहत और स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े हुए टॉपिक पर 28 बार बात की है, सेना और पैरामिलिट्री के जवानों की बहादुरी और शहादत का 24 बार जिक्र किया है, खेल और खिलाड़ियों के अचीवमेंट से जुड़ी हुई बातों को 23 बार बताया है और खादी को बढ़ावा देने के मकसद से खादी से जुड़ी हुई कहानियों पर 14 बार बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर बड़े बयान दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा विवाद पर चीन और पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चीन ने सीमा समझौते का उल्लंघन किया और पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता है। शिवसेना के शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत ने बताया कि सोमवार को सीएम शिंदे और शरद पवार के बीच मुलाकात होगी। रत्नागिरी जिले में रिफाइनरी के विवाद को लेकर अहम चर्चा होगी। पुणे में एक बार फिर एनसीपी नेता अजीत पवार के विवादित पोस्टर्स लगे हैं। इन पोस्टरों में उन्हें महाराष्ट्र का होने वाला मुख्यमंत्री बताया गया है। यूपी के अमेठी में बाइक की मामूली टक्कर के बाद एक पक्ष के लोगों ने दंपति के साथ जमकर मारपीट की। पिटाई की वजह से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आज कर्नाटक में सियासी रैलियों का सुपर संडे रहा। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के तमाम दिग्गजों ने प्रदेश भर में कई रैलियां और रोड शो किए, जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की।
बाद एक लगातार 3 रैलियां की। साथ ही मैसूर में रोड शो कर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने कोलार में जनसभा के दौरान कांग्रेस और जेडीएस दोनों को कर्नाटक के विकास का दुश्मन बताया और कहा कि कर्नाटका के विकास में ये दोनों पार्टियां ही सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा अवरोध है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दावा किया कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल लें, लेकिन कर्नाटका की जनता उन्हें क्लीन बोल करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में अपने तूफानी चुनाव प्रचार की शुरुआत शनिवार को की। इसके बाद 2 और 3 मई और 6 और 7 मई को भी प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। शनिवार को अपने सभी जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और खासकर खरगे के बयान पर पलटवार किया था। आज प्रधानमंत्री के पलटवार पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई और पीएम ने कोलार की सभा में एक बार फिर कांग्रेस को गाली देने वाली पार्टी बताया। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है और मेरे लिए देश की जनता ईश्वर का रूप है, शिव का ही स्वरूप है। इसलिए ईश्वर रूपी जनता के गले का सांप होना भी मुझे स्वीकार है। प्रधानमंत्री के तंज पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जवाब दिया और प्रधानमंत्री पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा दिया। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद ही बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया था। प्रियंका गांधी आज कर्नाटक के बेलगावी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। बेलगावी के खानापुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और बीजेपी पर कर्नाटक की जनता के पैसे लूटने का आरोप लगाया। इस सरकार ने जनता को लूटा है, जनता समझ रही है, देख रही है, हर स्तर पर लूटा है, हर स्तर पर धोखा दिया है। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी पर चुनावी वादे नहीं पूरे करने का भी आरोप लगाया। इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। जनसभा करने के बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। इस रोड शो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एक बुलडोजर ने। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही थी, सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी, लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। तभी रोड शो के दौरान सड़क के किनारे एक बुलडोजर दिखाई दिया। कुछ उत्साही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर प्रियंका गांधी पर फूल बरसा दिए। रोड शो में बुलडोजर को देखकर यूपी के विधानसभा में योगी का चुनाव प्रचार याद आ गया। बुलडोजर वाली ऐसी ही तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान भी देखने को मिलती थी। प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कर्नाटक में ताबड़तोड़ प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और जेडीएस की पुरानी सरकारों पर केंद्र की योजना को रोकने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी की सरकार आई थी, उसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को रोक दिया था। सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दी थी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कोप्पल में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर एक बार फिर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस ने उनके उन रजाकारों को प्रोत्साहित करके टिकट दे करके सत्ता का
हिस्सा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज विकास कर रही है। विकास योगी आदित्यनाथ ने आज कर्नाटक में धुआंधार चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कोपल के अलावा रायचूर, कलबुर्गी और बीदर में भी जनसभा को संबोधित किया। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अब भी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस और एसटीएफ ने कई राज्यों में छापेमारी की, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम का कुछ भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कई अफवाहें भी लगातार उड़ रही हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की बहन ने ऐसे सभी अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया। जी न्यूज से बातचीत में गुड्डू मुस्लिम की बहन ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम से उसके पिता ने 13 साल की उम्र में नाता तोड़ लिया था। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम कभी घर लौटकर नहीं आया। कभी नहीं, माँ खत्म हुई नहीं आए, पापा खत्म हुए नहीं आए, बड़े भैया खत्म हुए नहीं आए, बड़े भाभी खत्म हुए नहीं आए, भतीज खत्म हुए नहीं आए, कभी नहीं आया। जी न्यूज संवाददाता राजू राज प्रयागराज जिले के शिवकुटी लाला की सराय इलाके में पहुंचे, जहां गुड्डू मुस्लिम का पुश्तैनी घर है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब गुड्डू मुस्लिम 13 से 14 साल का था तभी अपने घर को छोड़कर अतीक के पास चला गया और उसके बाद कभी परिवार के पास नहीं आया। इस घर में अब भी गुड्डू मुस्लिम की बहन और उसका परिवार रहता है। गुड्डू मुस्लिम के पुश्तैनी घर पर यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कई बार दबिश दी है, लेकिन यहां से गुड्डू मुस्लिम का कोई भी सुराग पुलिस को अब तक नहीं मिला। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तो बाकायदा गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। नोटिस 22 मार्च को दिया गया था और 25 आर्म्स एक्ट के तहत इसे अपेयर होने के लिए बोला गया था। 25 अप्रैल 2023 तक इनको स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ के लिए यहाँ पर आना था। गुड्डू मुस्लिम के पड़ोसियों का भी कहना है कि पिछले 30 सालों में उन्होंने कभी उसे घर के आसपास भी नहीं देखा। यहाँ बचपन से यहाँ से चला गया था। रहते थे, मोहम्मद शरीफ उनके पिता का नाम था। लेकिन उन लोग तो बाज दावा लिख दिए थे बचपने पर से ही, जब से नहीं आता था वो। गुड्डू मुस्लिम की बहन अब काफी बीमार रहती है, लेकिन उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम का नाम सिर्फ मुस्लिम था। अतीक के संपर्क में आने के बाद उसे गुड्डू नाम से जाना जाने लगा। WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर चल रहे जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन अब पूरी तरह से सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों के धरने का समर्थन किया और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर FIR के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो, ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। इसके ठीक बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी जंतर मंतर पर पहलवानों से मिले और उनके लिए न्याय की मांग की। वो गलत नहीं बोलेंगे, मैं उनके समर्थन में हूं और मैं ये बोलूंगा कि भूषण जी को, उनका जो गुरु हैं, जो उनके साथ इन्होंने गलत किया है महिलाओं के साथ, उनको जरूर अपना पद छोड़ना चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाने वाली सभी 7 महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। साथ ही पुलिस अब FIR के आधार पर जल्द ही उनके बयान भी दर्ज करेगी। एक तरफ जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुआ पहलवानों का प्रदर्शन अब सियासी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने भी एक बार फिर दावा किया है कि उन्हें फंसाने के लिए पूरी तरह से सियासी साजिश रची गई। और इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ उद्योगपति भी शामिल हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे उस उद्योगपति का नाम पूछा तो उन्होंने नाम बताने से ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे उनकी जान को खतरा है। उद्योगपति हैं कुछ, नाम तो ले लीजिए। अब नाम ले तो जान मरवाए क्या? जो हजारों, अरे क्या बात करते हो, हजारों करोड़ का आदमी है, मरवा देगा। बदमाश घूम रहे हैं 10-10 जान का खतरा, आपको खतरा है, बिल्कुल खतरा है, जान का खतरा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान एक बार फिर दावा किया कि ये खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं बल्कि सियासी लड़ाई है, जिसे पूरी प्लानिंग के तहत तैयार किया गया है। और मैं देख रहा था कि ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है, ये आवाज बनाई गई है, सिखाई गई है। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया कि इस साजिश की प्लानिंग कई महीने पहले ही तैयार की गई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को विपक्षी दलों का साथ मिला है। जब इन पहलवानों ने पिछली बार धरना दिया था तब मंच पर किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले नेताओं को इजाजत नहीं थी, लेकिन इस बार पहलवानों ने सभी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहलवानों के धरना स्थल पर अब तक कई नेताओं की एंट्री हो चुकी है, जिनमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर हैं,
प्रियंका गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं और जेपी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी हैं। दिल्ली में तुगलकाबाद किले के पास आज से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए डीडीए की टीम दर्जनों बुलडोजर्स के साथ पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए और पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। फिर भी जब डीडीए के बुलडोजर्स का बेड़ा तुगलकाबाद पहुंचा तो विस्थापित किए जा रहे लोगों ने विरोध जताया। खासकर महिलाओं ने बुलडोजर की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। हालांकि मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। इसके बाद अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की गई और एक एक करके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगे। दरअसल ऐतिहासिक महत्व की इमारत तुगलकाबाद फोर्ट के पास मौजूद ये जमीन एएसआई की है। सैकड़ों एकड़ की इस जमीन पर लोगों ने कई मंजिला पक्के मकान बना लिए हैं। इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए साल 2001 में केस दर्ज किया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि प्रशासन और एएसआई की नाक के नीचे लोगों ने इस जमीन पर पक्के मकान बना लिए थे। यहां तक कि इन मकानों में बीएसईएस की बिजली सप्लाई भी आ रही थी। फिर भी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब पूरी बस्ती बस गई तब मामला अदालत पहुंचा। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद अतिक्रमण हटाने का फैसला आया, जिसके बाद एएसआई की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हुई। इस बीच प्रशासन ने दावा किया कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से पहले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। 2001 से रह रहे हैं, ठीक है, और अभी 3 महीने पहले एक बार नोटिस दिया था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने ये लिखा था कि जो हुआ सो हुआ, उसमें लिखा था ऐसे ही कुछ, और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं लिखा था इन लोगों ने। हाई कोर्ट का 24 अप्रैल का ऑर्डर है, जिसकी कॉपी है हमारे पास। सर लेकिन इधर नहीं मिला। आपको नोटिस सर्व नहीं हुआ? नहीं मिला सर। लेकिन आधे घंटे के अंदर हमें बोल रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर खाली करो। एएसआई की जमीन पर अतिक्रमण रातों रात नहीं हुआ, क्योंकि सैकड़ों एकड़ जमीन पर पक्के मकान बना लिए गए थे। इसलिए पूरे अवैध कब्जे के पीछे प्रशासनिक अमले की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। चूंकि एक बड़ी जमीन पर पूरी बस्ती बसा ली गई थी, इसलिए उसे गिराने में कई दिन लग सकते हैं। तो एक ये बड़ा डेमोलिशन ड्राइव है, 1200 से ज्यादा निर्माण है जिसको ढाया जा रहा है, और ये एक दिन की कार्रवाई नहीं होगी। संभवतः इसके अंदर 3-4 दिन का वक्त लग सकता है। और चूंकि ये जो जमीन है वो एक बड़े एरिया में फैली हुई है, बहुत हजारों बीघा ये बड़ी जमीन है, जिसकी लैंड ओनिंग एजेंसी एएसआई है। अवैध कब्जे से खाली कराई जा रही ये जमीन ऐतिहासिक महत्व के तुगलकाबाद किले से लगी हुई है। लोगों का आरोप है कि जमीन के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली गई थी और इसमें हर महकमे की मिलीभगत थी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली। मंत्री सालेह मोहम्मद जैसलमेर में एक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनके गले में किसी ने सांप डाल दिया। और यह घटना उस वक्त हुई जब वो स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में बच्चों का डांस देख रहे थे। सपेरे के हाथ में 2 कोबरा सांप देखकर मंत्री सालेह मोहम्मद बुरी तरह से घबरा गए और कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। लेकिन उनके मना करने पर भी सपेरा सांप गले में डालने की कोशिश करता रहा। जब उनके सुरक्षा गार्डों ने आकर सपेरे को हटाया, तब जाकर वो माना। वहीं इस घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। चीन दौरे पर गए पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जनरल असीम मुनीर चीन के पूर्व विदेश मंत्री वांग यी के साथ बात करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अंग्रेजी में अपने चीन दौरे की तारीफ करते वक्त एक शब्द पर अटकते दिख रहे हैं। I am the first army chief of any of the friendly countries of China who is visiting China now after the pandemic. सोशल मीडिया में इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है और जनरल मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है।
चीनी सरकारी मीडिया के क्लिप को शेयर कर लोग जनरल मुनीर की अंग्रेजी पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अगर मुनीर को अंग्रेजी नहीं आती तो उन्हें उर्दू में बोलना चाहिए था। जनरल मुनीर की यात्रा के दौरान चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान की सेना के साथ दोनों देशों के आपसी हितों को और गहरा करने के लिए काम करेगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भले ही चीन के अधिकारियों के सामने हकला रहे हो, लेकिन वो भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शांति के प्रयासों को कभी भी कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में अपने और पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है। Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. जनरल मुनीर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद जिले में पाकिस्तान सैन्य अकादमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को राजनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देना जारी रखेगा। Firmly stands with its Kashmiri brethren in their historic struggle. पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल देश की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल अगली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर देश में चुनाव नहीं हुए तो हिंसक विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि शहबाज सरकार चुनाव से भाग रही है क्योंकि उन्हें डर है कि वो हार जाएंगे। इमरान ने कहा कि अगर लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे और कोई भी स्थिति को संभाल नहीं सकेगा। आपको पता नहीं पाकिस्तान कितनी तबाही के किनारे पे खड़ा है। अगर पाकिस्तान का आइन गया, अगर पाकिस्तान के आइन को इन्होंने खत्म कर दिया जो करने जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद तो जंगल का कानून रह गया। इमरान खान ने कहा कि अगर 14 मई से पहले लोकसभा और सभी विधानसभाओं को भंग किया जाता है तो उनकी पार्टी पूरे पाकिस्तान में चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। अगर आपने 14 मई से आगे, अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर चुनाव में और देरी होती है तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इस बार गर्मी की छुट्टियों में हिल स्टेशन और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर घूमने जाना महंगा पड़ेगा। हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भारी भीड़ है। गुलमर्ग, शिमला, मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट की भारी भीड़ को देखते हुए हवाई जहाज और होटल्स दोनों का किराया दोगुना हो गया है। गुलमर्ग में कई होटल 15 जून तक पूरी तरह से बुक हैं। यहां पर औसतन रूम किराया पिछले साल के मुकाबले दोगुना हो गया है। शिमला में 15 जून तक सारे कमरे बुक हो गए हैं। 4,000 रुपए तक फैमिली रूम 8,000 रुपए का हो गया है। मनाली में 15 मई तक के लिए 70% से ज्यादा कमरे बुक हो गए हैं। यहां पर रूम का किराया 80% तक बढ़ गया है। वीकेंड पर 25% अतिरिक्त किराया है। होम स्टे का भी किराया 4,500 रुपए है। पिछले साल होम स्टे का किराया 2,200 से 2,500 रुपए था। हिल स्टेशन ही नहीं, गोवा और महाबलीपुरम जैसे टूरिस्ट स्पॉट में 50 से 60% तक कमरे बुक हो गए हैं पूरे सीजन के लिए। गोवा में कई कमरे पूरे मई के लिए बुक हो गए हैं। फ्लाइट और रूम का किराया दोगुना होने की वजह से पर्यटकों का बजट बिगड़ गया है। मौसम इन दिनों लुका छिपी का खेल खेल रहा है। कभी तेज गर्मी पड़ने लगती है, धूप निकलने लग जाती है, और कभी अचानक से बारिश लोगों को परेशान कर देती है। और मौसम का बदला बदला सा यह मिजाज आज भी देखने को मिला। पटना में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि आसमान से ओले बरसने लगे। पटना में घंटों तक तेज बारिश हुई जिससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में भी आज कई जगह बारिश हुई। इंदौर में तेज बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे, जिसकी वजह से सड़क पर सन्नाटा पसर गया। पैदल चलने वाले लोग अपना सिर बचाने के लिए घरों की आड़ लेकर खड़े हो गए, जबकि सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दौड़ती नजर आईं। भोपाल में काफी देर तक हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी नजर आ रहा था, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में और ज्यादा मुसीबत है। सबसे ज्यादा दिक्कत इन दिनों उत्तराखंड में है, क्योंकि यहां चारधाम यात्रा जारी है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी यहां आफत बनी हुई है।
उत्तराखंड के बद्रीनाथ से शनिवार को जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने सबको डरा दिया। यहाँ एक बड़ा ग्लेशियर टूट गया, जिसकी वजह से पहाड़ पर भीषण एवलांच आया। लोग एवलांच की तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि एवलांच कुछ ही देर में उस जगह तक आ पहुंचा जहां पर्यटक ठहरे हुए थे, जिसके बाद कुछ देर के लिए लोगों की सांसें ही रुक गई। गनीमत रही कि इस भीषण एवलांच में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 3 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम साफ होने के बाद ही केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू किया जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक कार की वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के बीच हाईवे पर लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। मुंबई से सटे कल्याण में ब्रेक फेल होने के बाद एक प्राइवेट बस सोसाइटी के अंदर घुस गई। हादसे में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जानवरों की चोरी के शक में एक शख्स की बुरी तरह से पिटाई की गई। पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक कुत्ते ने अलग अलग जगहों पर 5 लोगों को काटा है। कुत्ते से डरकर भागते लोगों का सीसीटीवी वीडियो भी मिला है। श्रीनगर में 22 मई से शुरू होने वाली G20 देशों की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने विवादित और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है और दावा किया कि G20 के आयोजन की तैयारी शुरू होने के बाद से सैकड़ों कश्मीरी युवाओं को हिरासत में लिया गया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जब से G20 का सिलसिला शुरू हो गया है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। नौजवानों को पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू किया गया है। खासकर साउथ कश्मीर में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लड़कों को जेलों में बंद किया गया है। महबूबा इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात गुआंतनामो से भी बदतर हो गए हैं। महबूबा ने आरोप लगाया कि राज्य के युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 सम्मेलन से पहले पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर पाकिस्तान से लगी सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि हाल ही में पुंछ में आतंकी हमला हुआ है। इसीलिए सुरक्षा बल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तान से सटी जम्मू की करीब 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान अलर्ट मोड में हैं। बॉर्डर के चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है और आतंकियों की किसी भी साजिश पर पानी फेरने के लिए बीएसएफ ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी घेरा तैयार किया है। दिनों में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक G20 सम्मेलन जो है वो होने जा रहा है और उसी के साथ साथ अमरनाथ यात्रा भी जो है वो भी होने जा रही है। और उससे पहले बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर LOC पर जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। सीमा दरअसल खुफिया इनपुट मिल रहे हैं कि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की तैयारी हो रही है। इसीलिए सीमा पर तैनात जवान दिन रात चौकसी बरत रहे हैं। बलों को इस तरह की भी जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शकरगढ़ के इलाके में जो लगातार लॉन्चिंग पैड्स हैं, इस तरह की जानकारी है कि 200 से लेकर 300 आतंकी जो हैं वो लगातार एक्टिव हैं और कभी भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिशें जो हैं वो कर सकते हैं। सीमा के साथ साथ बीएसएफ के जवान आसपास के खतरे वाले इलाके की भी निगरानी कर रहे हैं। पुंछ हमले से सबक लेते हुए इलाके में गश्त और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आसमान से लेकर जमीन तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुंछ जिला में भी देखा था कि लगातार आतंकी जो है वो हाइडआउट्स बनाकर कहीं ना कहीं आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की खबर जो है वो आ रही है और उसके बाद से लेकर लगातार जो आसपास के इलाके हैं, खासतौर पर जंगल के जो इलाके हैं, वहां पर जो है वो लगातार निगरानी रखी जा रही है। खबरों के मुताबिक G20 सम्मेलन की सुरक्षा के लिए स्पेशलाइज्ड फोर्सेज दिल्ली से पहले ही घाटी पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी G20 सम्मेलन की सुरक्षा में तैनात किया गया है। G20 सम्मेलन के दौरान एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फुल प्रूफ सुरक्षा दी जा सके। सुसाइड केस में बरी होने के बाद एक्टर सूरज पंचोली मंदिर पहुंचे। एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में बरी होने के बाद एक्टर सूरज पंचोली मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में देखे गए। हिमाचल के नालागढ़ में सरकारी स्कूल का टीचर नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाने पहुंचा था। इस टीचर को सस्पेंड करने की मांग हो रही है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 2 परिवारों के बीच आपसी लड़ाई के बाद एक महिला पर फायरिंग की गई है।
हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। भोपाल के वीआईपी रोड चौराहे पर एक सुपर कार से स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस चेकिंग पॉइंट के पास कार से स्टंट किया गया है। अमेरिका के कई शहरों में तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। टेक्सास में शक्तिशाली तूफान की वजह से हजारों लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्सास में हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बिजली काट दी। शनिवार को रियो ग्रांडे घाटी के कुछ हिस्सों में 81,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर दिखे। वहीं फ्लोरिडा में एक बवंडर ने कहर बरपाया। पाम बीच गार्डन के कुछ हिस्सों में कई गाड़ियां पलटी हुई दिखी। कहीं गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर दिखी तो कहीं गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। कई जगहों पर तूफान की वजह से पेड़ उखड़ गए। बवंडर की वजह से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। अमेरिका के टेक्सास के एक शख्स ने अपने 5 पड़ोसियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें 8 साल का एक लड़का भी शामिल है। टेक्सास के क्वींसलैंड में यह घटना तब हुई जब आरोपी अपने घर के पिछले हिस्से से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। आरोपी के पड़ोसी ने उसे फायरिंग रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो अपने बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पड़ोसी की गुजारिश पर गनमैन भड़क गया और उसने घर में घुसकर पड़ोसियों पर ही गोली चला दी। One of the victims came out of the house and said, "Hey, we have a small baby that's trying to sleep." And the man said, "I'll shoot out in my front yard, do what I want to in my own residence." पुलिस के मुताबिक 39 साल के आरोपी ने फायरिंग के लिए AR सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया और पीड़ितों को गर्दन के ऊपर से गोली मारी गई। मरने वालों में 3 महिलाएं और एक पुरुष है। When I heard the shooting, we were in bed and my kids, I have 2 babies, they got scared. बताया जा रहा है कि 5 लोगों की हत्या करने वाले बंदूकधारी ने शराब पी रखी थी। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं और इसकी वजह से वहां के गन कल्चर को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अमेरिका में बंदूक खरीदना दुनिया में सबसे आसान है। यहां पर बंदूक के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिविल गन्स अमेरिका में ही है। दुनिया के 45% से ज्यादा सिविलियन बंदूकें अकेले अमेरिका के पास हैं। यानी कि नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। CDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में अमेरिका में अपनी बंदूक से 23,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री मोदी पर बयानबाजी को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर तंज किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने प्रधानमंत्री पर खड़गे के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हकीकत कहने पर सब गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल के गांव पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक बस में अचानक आग लग गई। समय रहते बस में बैठे 14 यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर तोड़फोड़ हो गई। झगड़े में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। केरल के थ्रिसूर में पूरम त्योहार मनाने के लिए सैकड़ों लोग घरों से बाहर निकले। पारंपरिक तरीके से हाथी को भी सजाया गया था। चीन की सेना की बढ़ती मौजूदगी के कारण भारतीय नौसेना हिंद महासागर में पैनी निगाह रख रही है। साथ ही सर्विलांस सिस्टम को मजबूत भी बनाया जा रहा है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के युद्धपोतों की बड़ी मौजूदगी देखी जा रही है, जिस पर भारत की पैनी निगाह बनी हुई है। We are well prepared. We keep a very close watch on all the units in the Indian Ocean. नौसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि नौसेना पाकिस्तान में बंदरगाहों पर चीन के कई जहाजों के रुकने पर भी नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि नौसेना हर हालात से निपटने में सक्षम है। It is built up by the deployment of our ships, submarines, aircraft. Constantly they do patrol and we keep track of the activities in the Indian Ocean region. एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि आत्मनिर्भरता की तरफ नौसेना तेजी से कदम बढ़ा रही है और 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगी। यूक्रेन के बखमुत पर नजर गड़ाए बैठी रूसी सेना को कीव ने एक बार फिर से पटखनी दे दी है। यूक्रेन की सेना की ओर से यह दावा किया गया है, जिसके मुताबिक यूक्रेन की सेना ने बखमुत के एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग पर नियंत्रण कर लिया है।
ये सड़क यूक्रेन के लोगों के लिए राशन सामग्री लाने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि यूक्रेन की सेना गोला बारूद और हथियारों की कमी से जूझ रही है। У нас бригада досить добре забезпечена, такі ж самі батальйони. Багато техніки, побільше нової, крутої. हालांकि बखमुत की अधिकांश जगह पर अब भी रूसी सेना ने कब्जा जमा रखा है। रूसी सेना का दावा है कि शहर का सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही यूक्रेनी सेना के हाथों में रह गया है। Овладели 4 кварталами северо-западной, западной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают противника. रूसी सेना पिछले 10 महीनों में 70,000 की आबादी वाले बखमुत शहर पर पूरा कब्जा पाने की कोशिश कर रही है। इस बीच एक पूर्व रूसी कमांडर ने चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को निजी सैन्य संगठन वैगनर के सैन्य विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है।